बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम. Dear class, today we are going to discuss public policy topic, structure of welfare policy. What is the structure of welfare policy? क्या इसका तरीकाकार है, how it operates, इसकी अंदर जो अचानक बातें हैं we will discussing. सबसे पहले ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी में जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, सोशल इंश्योरेंस, वेलफेयर असिस्टेंस और इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रोग्राम, इसकी वैल्यूएशन, और उसके बाद वेलफेयर पॉलिसी इन द नेक्स्ट कमिंग सेंचुरी, नेक्स्ट मिलीनियम क्या है, ये सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ वेलफेयर पॉलिसी. सोशल वेलफेयर इंक्लूड्स हेल्थ केयर, एम्पावरमेंट, housing and other programs generated geared towards assisting the poor, unemployed and marginalized in the society. Such program includes Medicaid, AFDC, WIC programs and veteran programs and others. जब हम वेलफेयर पॉलिसी की बात करते हैं एज ए पोर्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो हमें ये समझ में आता है कि सोसाइटी में कुछ काम ऐसे हैं कि जिनको करने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो वेलफेयर के ज़िम्मे में आते हैं. वेलफेयर क्या है? वेलफेयर के द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या मैसेस. इसमें सबसे पहले तो ये है कि सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट लेयर्स, जिसमें कुछ अपर पोर्शन है जिसको आप अशराफिया कहते हैं, फिर उसके बाद जिसे एलिट भी कहा जाता है, फिर उसके बाद मिडिल क्लास, अपर क्लास है, फिर उसके पास अपर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, और फिर मैसेस है, पुअर मैसेस. अब जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने इसमें शामिल करना है. तो उसमें हमें ये चीज़ ज़रूरी है कि हम किसी भी तौर पे जो सारा मामला है उसको जब देखते हैं तो सोशल वेलफेयर के तौर पे हमारी जो हेल्थ केयर है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है. हेल्थ अगर ठीक नहीं होगी तो फिर ज़ाहिर है सोसाइटी में लोग मोस्टली जो है वो उनकी बॉडी फंक्शंस वो नहीं होंगे, या उनकी जो सेहत की ज़रूरियत अगर पूरी नहीं है तो वो काम करने को तैयार नहीं, जो सारा मामले को हैंडल करने को तैयार नहीं, सारा काम करने को तैयार नहीं. सारी सिचुएशन उसकी वो नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे हैंडल करें? इसी तरह अगर आप एम्पावरमेंट यानी लोगों को इख्तियारात नहीं देते, लोग जो हैं वो एम्पावर नहीं है अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए, अपने जॉब्स के लिए, अपने कामों के लिए, अपने उनको राइट्स नहीं दिए हुए, अब वो काम नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए वेलफेयर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं. इसी तरह हाउसिंग जो है, हाउसिंग कुछ लोग जो है वो रेंटेड हाउसेज में रहते हैं, कुछ अपने ओन हाउसेज में रहते हैं, कुछ लोग जो है वो रेंटेड के साथ साथ दूसरी कैटेगरी जिसको तीसरी कैटेगरी जिसके हम कहते हैं लीज्ड हाउसेज बना रहे हैं या कुछ अपने बना रहे हैं, इस तरह की बैंकों की मदद से. तो इन तमाम लोगों को हेल्प की ज़रूरत है. इसी तरह जो गवर्नमेंट के दीगर प्रोग्राम है जिसमें गरीबों को थोड़ा बेहतर किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा, चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जाएंगे, उसके बाद जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, या जो लोग मार्जिन ऑफ द सोसाइटी पे एग्जिस्ट करते हैं जिनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, उन रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से फिर आप इस सारे मामले को टेकअप नहीं कर पाते. तो जब आप सारे मामले को टेकअप नहीं कर पाते तो फिर वेलफेयर की कोई गुंजाइश नहीं रह सकती. सोसाइटी में आपको हेल्थ केयर की तरफ तवज्जो देनी है,
एम्पावरमेंट की तरफ तवज्जो देनी है, बोथ सेक्टर जिसमें मेल और फीमेल दोनों की एम्पावरमेंट जरूरी है। हाउसिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना है, अदर प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करना है, ताकि जो गरीब हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए रोजगार के चांसेस जो हैं वो पैदा हो सकें। सच प्रोग्राम इंक्लूड्स मेडिकेड। मेडिकेड्स के नाम से ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो सेहत की सहूलियात हैं, जो लोग बीमार हैं, किसी भी वजह से किसी भी एलिमेंट में मुब्तला है, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि इन सब लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करे। सोशल सिक्योरिटी के तहत इनको कवर दिया जाए, ताकि ये लोग जो हैं वो अपनी फ्री मेडिकल जो कैफियत है वो उसको कैरी ऑन कर सकें। इसी तरह कुछ जो फैमिलीज हैं, जैसा कि पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स या डेवलपिंग नेशन में जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, यानी बिलो 16 या बिलो 18, उन लोगों को, उनकी मदर्स को आप फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करें, ताकि उनको, उनकी मदर उनको रिटेन कर सकें, वो सोसाइटी में बच्चे खराब ना हो। जब एक बच्चा अपनी माँ पर डिपेंडेंट है और उसको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं उसकी मदर को, तो वो अपनी मदर के साथ ही डिपेंडेंट रहता है, मदर उसकी लुक आफ्टर करती है, स्कूलिंग स्टेट ने करनी है, फूड सारा कुछ, ये सारा उसके लिए सब्सिडी अलाउंस उसको गवर्नमेंट देती है, जिसमें वो फैमिलीज जो है वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन को कैरी ऑन करती है। इसी तरह विमेन और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए WIC प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद प्रोग्राम है जो बुजुर्ग बूढ़ों के लिए, वेटरन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, इसकी तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। ये सारा कवर जो है ये सोशल वेलफेयर पॉलिसी के स्ट्रक्चर को हम सम अप करते हैं। अब जब हम सम अप करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको जॉब्स प्रोवाइड की जाए, इसके तहत जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, जो लोग किसी और प्रॉब्लम का मसला है, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको हाउसिंग सेक्टर में फैसिलिटी दी जाए या गवर्नमेंट उनको असिस्ट करे कॉस्ट ऑफ लिविंग में, ताकि वो अपना कैरी ऑन कर सकें। और जो वेमेन चिल्ड्रन या इन्फेंट्स हैं उनको पेमेंट की जाए। हर बात को आगे बढ़ाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि इसको कैरी ऑन कैसे करना है। रिसर्च आइडियाज इन सोशल वेलफेयर पॉलिसी इंक्लूड द सिस्टम ऑफ केयर फॉर चिल्ड्रन, elderly, families, community, organization, and policy development, race, class, and gender, health and healthcare disparities, violence and victimization of mental health, and prevention and intervention. अब जब इस पे बहुत सारी रिसर्च इससे पहले दुनिया में हो चुकी है सोशल वेलफेयर में। अब उन्होंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जी कि चिल्ड्रन वेलफेयर या फैमिली वेलफेयर या एल्डरली वेलफेयर जो कम्युनिटी है उसको आप किसी तरीके से आप ये सारा मामला कि उनकी तरफ तवज्जो दी जानी ज़रूरी है कि वो सोसाइटी का जो चिल्ड्रन है, अगर वो आप उनको उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बन सकेंगे। अगर फैमिलीज को आप असिस्ट नहीं करेंगे तो वैसे बच्चों को बाहर फेंक देंगे। अगर जो बुजुर्ग हैं सोसाइटी के उनको आप केयर नहीं करेंगे तो वो सड़कों पे होंगे। तो इसलिए तमाम चीज़ों के लिए ओल्डर हाउस बनाने की ज़रूरत है, छोटे इन्फेंट हाउस बनाने की ज़रूरत है, इनकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, और हर क्लास और हर जेंडर हर सेक्स की ज़रूरत है कि उसकी तरफ देखा जाए। अच्छा जी, इसमें जो हेल्थ है वो हेल्थ, आज हमारे पास 3 तरह के जेंडर्स हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तीनों की हेल्थ, तीनों की फैसिलिटीज़, तीनों की खाने-पीने की चीज़ें, तीनों की नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को लुक आफ्टर करके बेटरमेंट की तरफ लाने की ज़रूरत है। जो डिस्पैरिटीज़ है, जो वायलेंस है वो रिमूव की जाए, इसी तरीके से सारे मामले में। और ये इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसको लुक आफ्टर करना चाहिए। पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट बनाती है और इम्प्लीमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ने ही करना है। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी या सोशल इंश्योरेंस। अब गवर्नमेंट ने कुछ इंश्योरेंस एजेंसीज को पेमेंट की होती है, या खुद गवर्नमेंट की अपनी इंश्योरेंस एजेंसीज हैं कि वो इस तरह के जो पुअर लोग हैं, जो जिनके पास इस तरह का सारा मामला है, जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन सब को वो गवर्नमेंट जो है वो सारे मामले को गवर्नमेंट जो है वो लुक आफ्टर करती है, और गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं इनको इन सोशल इंश्योरेंस के तहत पेमेंट कर देते हैं। सोशल इंश्योरेंस इज ए कॉन्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट intervenes in this insurance market to ensure that a group of individuals are insured and protected against the risk of any emergencies that lead to financial problems.
This is done through a process where individual claims are partly dependent on their contribution, which can be considered as insurance premium to create a common fund out of which the individual are then paid benefit in the future. डिफरेंट सोशल इंश्योरेंस स्कीम जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लोग उस इंश्योरेंस को के लिए प्रीमियम पे करते हैं और वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो लोग पे करते हैं उस सारे की पेमेंट जो है वो इस अंदाज में होती है कि उसके ऊपर वो बंदा खुद और गवर्नमेंट भी, वो बंदा भी और गवर्नमेंट भी वो सारी देखती है कि जनाब इसको रिस्क की सूरत में कैसे आप कवर कर सकते हैं, क्या इसकी सूरत है, कैसे ये सारा मामला कवर किया जाएगा। तो पर्सन्स भी और गवर्नमेंट भी इस तरह की स्कीम को इंश्योर करती हैं मार्केट में, ताकि अगर एक बंदे ने आज इंश्योरेंस करवाई है, वो अपना प्रीमियम पे कर रहा है, तो प्रीमियम के नतीजे में हो सकता है उसे ये ज़रूरत ना पड़े उस वक्त एक ऐसा बंदा जिसकी एज को 50 क्रॉस कर गई है या 60 क्रॉस कर गई है या सीनियर सिटीजन है, तो उसको हेल्थ के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए ज़रूरत है, तो फिर ये कॉमन फंड से उसको पेमेंट करते हैं। इसी तरह ये फंड जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन तमाम बातों में हम इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो आपकी ये प्रिवेंटिव इंश्योरेंस है ये लोगों को प्रिवेंट करती है इमरजेंसी से, या अगर कोई बंदा बेरोजगार है या बीमार है और वो अपनी जॉब पे नहीं जा सकता, तो उसको ये रिस्क उसका कवर हो जाता है इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत, और फिर वो बाद में अपनी ये चीज़ वहाँ से क्लेम कर लेता है। इस सारे का क्लेम इसी तरह चलता है, इस मामले को ऐसे कंटिन्यू किया जाता है। नंबर नेक्स्ट आता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन नॉमिनल एंड नेवर गोज बियॉन्ड दी व्हाट दे कैन अफोर्ड। अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगी वो जैसा बताया गया है कि ऐसी स्कीमें बिल्कुल नॉमिनल होती है, फ्यू डॉलर्स। इसमें जो फ्यू पेनीज या फ्यू डॉलर्स मंथली जो पेमेंट इसको की जाती है, और इसमें जनाब जब वो मंथली पेमेंट आप इसको करते हैं इस कंपनी को या इस इदारे को, तो ये नहीं होता कि भाई वो बहुत ज़्यादा पेमेंट है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इस तरह की पेमेंट है जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, और हर बंदा जब इसको अफोर्ड कर सकता है तो इसको वो कैरी ऑन करता है। इस सारे मामले को वो अपने लिए कैरी ऑन करने की पोजीशन में आता है। जब आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप इसकी पेमेंट करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि आपने पेमेंट की है, इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड हो गई है, तो अब आप इसको कैरी ऑन करेंगे। ये ट्रस्ट फंड के जरिए कैरी ऑन की जाती है। तो द कंट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इज नॉमिनल and never goes beyond what they can afford. The benefit eligibility requirement and the other aspects of program are defined in the जो हमारी जो प्रोविजंस हैं वो सारी की सारी इनकम और एक्सपेंडिचर की, उनमें ये सारी की सारी प्रोविजंस बयान कर दी जाती हैं कि आपने इतनी पेमेंट करनी है, आपने इतनी पेमेंट करनी है, आपने ये पेमेंट करनी है, आपने ये पेमेंट करनी है। अच्छा जी, इट इज़ फंडेड बाय टैक्सेस और प्रीमियम पेड बाय or on behalf of participants, but additional sources of funding may be provided as well. The government, the program serves a defined population, and the participant is either compulsory or so heavily subsidized that most eligible person choose to participate. अब या तो वो पैसे बहुत थोड़े नॉमिनल होते हैं और या फिर बड़े सब्सिडाइज होती हैं कि सपोज है कि आपने $10 पे करने हैं, तो हो सकता है कि $8 जो है गवर्नमेंट पेमेंट कर दे और $2 और फ्यू सेंट आपको पे करना पड़े। तो ये इसमें ना एक इसकी है जो सबसे चेरिश वाली बात है, जो सबसे ब्यूटी ऑफ दिस स्कीम है कि ये नहीं है कि आप इसको पे नहीं कर पाएंगे, आप इसको पे कर पाएंगे और आप इसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। ये बहुत कोई लंबे चौड़े इसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। तो गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की स्कीम को अप्रिशिएट करती है, मार्केट में आए ताकि जो कंपलसरी इंश्योरेंस के मामला हैं, वो सोशल इंश्योरेंस के मामला हैं, उनके अंदर बेटरमेंट लाई जा सके। तो फिर ये सारी सूरत हाल है कि जब ये सारे पैसे आपने दे देने हैं तो इसको कैरी ऑन कैसे करेंगे। जो बंदा भी कोई अपनी जॉब लूज करता है, जो बंदा भी आप किसी बीमारी में मुबतला हो जाता है, किसी और तरह के एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो सारे मामला के लिए उसको ये इंश्योरेंस फंड पेमेंट कर देता है और इंश्योरेंस फंड से उसकी पेमेंट फिर ये हो जाती है।
इस इंश्योरेंस की पेमेंट के नतीजे में ये सारा मामला कैरी होता है. इट इज़ फंडेड बाय टैक्सेस और प्रीमियम्स पेड बाय or on behalf of participant, but additional sources of funding may be provided as well. The program serves as a defined population and the participation is either compulsory or so heavily subsidized that most eligible individual choose to participate. जैसे कि मैंने पहले भी बात की, तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, आराम के साथ और बंदा इस कंट्रीब्यूशन में शामिल हो जाता है. या तो ये कंपलसरी है, अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो हो सकता है वहाँ से उसकी सोशल इंश्योरेंस हो जाए. अगर वो कहीं रेंटेड और तरह किसी बैंक का बेनिफिशियरी है या कोई बैंक का क्लाइंट है, हो सकता है वहाँ से हो जाए. अगर वो किसी टेलीफोन सब्सक्राइबर है किसी कंपनी का, तो वहाँ से उसको भी ये इंश्योरेंस बेनिफिट मिल सकते हैं. नंबर नेक्स्ट, एलिवेटेड पॉलिसी. ये तो बिल्कुल जो पिछली हमने बात किया, ये थी सोशल इंश्योरेंस जो ग्राउंड टू दी पीपल या एट मार्जिन. अब हम बात करने लगे हैं कि एलिवेटेड स्टेटस की क्या है. गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गरीब लोग हैं तो उनको एलिवेट करे ताकि उन्हें वोकेशनल के यानी वो कोई पेशा इख्तियार कर सकें, वो किसी प्रोफेशन में आ सकें, वो अपनी एजुकेशन इम्प्रूव कर सकें और मिनिमम लेवल ऑफ वेलबींग जो है वो कैरी ऑन हो सके, वो इम्प्रूव हो सके. हाँ, उनकी एजुकेशन लेवल में बेहतरी आ सके. अगर आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो बंदा किसी न किसी जगह फर्ज किया ऑन जॉब आपने ट्रेनिंग दी है किसी मोटर मैकेनिक्स की, कोई और इस तरह की जो जिसको वो एज ए वोकेशन बाद में यूज़ कर सकता है, कोई गुड केयर के हवाले से, कोई जनाब आपने और इस तरह की कंप्यूटर आईटी प्रोग्राम के हवाले से कोई आपने इस तरह का मामला दिया है, तो वो सारे को कैरी ऑन कर सकता है. वेलफेयर इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंटल सपोर्ट फॉर द सिटीजन दैट सपोर्ट सोसाइटी. Welfare may be provided to the people of any income level as with social security and is then often called a social safety net. But it is usually intended to ensure that people can meet their basic human needs such as food and shelter. और उसके बाद welfare attempt to provide a minimum level of well-being using either a free or subsidized supply of certain goods and social welfare. Social services such as healthcare, education and vocational training. अच्छा जाएगा इसमें हमारे मुल्क में भी गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो लोगों की एजुकेशन है इसके लिए HEC हायर एजुकेशन के लिए HEC और लोअर एजुकेशन के लिए उस प्रोविंस की गवर्नमेंट जो है वो कोई स्टेप ले ताकि वहाँ पर लोगों के ये जो मामला उसके अंदर बेहतरी लाई जा सके. तो इसके लिए हमें सारे के सारे मामले को ये देखने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह हम इसको कैरी ऑन कर सकें. जब गवर्नमेंट इसको कैरी ऑन करती है तो इससे हेल्थ केयर भी इम्प्रूव होती है, इससे एजुकेशन भी इम्प्रूव होती है, इससे जो वोकेशनल ट्रेनिंग आपने दी है वो भी इसमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, उसमें भी बेहतरी की सूरत हाल आ जाती है, उसमें भी बेहतरी हो सकती है. तो इस सारे मामले को इसी हवाले से देखा जाना ज़रूरी है. दी सेकेंड स्ट्रेटजी, पहली थी कौन सी सोशल इंश्योरेंस और दूसरी कौन सी एलिवेटेड. दी सेकेंड स्ट्रेटजी incorporated into Social Security Act in the elevated strategy. No attempt is made to attack the causes of poverty, as was true with the perspective strategy, but merely to provide some assistance to those suffering from it. The elevated program have been attacked as insufficient and costly, or providing discrepancies for work and for the maintenance of the family. दे इंक्लूड एफडेक को जो मैंने पहले बताया जो फैमिली डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, मेडिक इंटेंडेड टू बी टेम्परेरीली अंडर द की इकोनॉमी रिकवर्ड एंड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट कैन बिगिन. कुछ स्टेट्स जो है वो अपने लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट में पाकिस्तान में भी ये एक्ट मौजूद है. इसमें सिर्फ वो हमारी लेबर कम्युनिटी आती है जो मिलों में कारखानों में जॉब करती है, उनको सोशल सिक्योरिटी और एक्ट 1965 के तहत सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 के तहत जनाब उनको प्रोटेक्शन हासिल है और इस प्रोटेक्शन के नीचे में वो सारा काम करते हैं. और अगर वो उनमें से कोई बीमार होता है, किसी को की डेथ होती है, किसी की बच्ची की शादी है तो सोशल सिक्योरिटी, या कोई बीमार है या किसी के घर को मैटरनिटी प्रॉब्लम है तो सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस सारे मामले को वहाँ पर कैरी ऑन किया जाता है और उसके तहत उनको सोशल सिक्योरिटी वो प्रोवाइड हो जाती है. वो सोशल सिक्योरिटी बताती है कि जी आपने अपनी जो है सारा इसको कैसे कैरी ऑन किया. ये सब कुछ देखने के बाद
अब अगर आपने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम बंद किया हुआ है तो फिर आपको उसका अल्टरनेटिव लोगों को देना होगा। वो अल्टरनेटिव प्रोग्राम क्या है, एफडेक है, उसके बाद एफडीसी है, और उसके बाद मेडिकेयर है, और उसके बाद जनाब सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स तक ये सारे काम कैरी ऑन करने होंगे, ताकि लोगों की जो मिजरीज हैं उनमें कमी लाई जा सके। उनके अंदर कोई ना कोई जो मिजरीज प्रॉब्लम है उसको आप कवर अप कर सकें, उसको आप कैरी ऑन कर सकें, उस सारे मामले को आप देख सकें। तो ये सारा काम इसमें होगा। तो 3 तरह की मैंने अभी तक पॉलिसी में से डिस्कस की है। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है सोशल इंश्योरेंस। नंबर 2 कौन सा है? एलिवेटेड स्ट्रेटजी। और नंबर 3 की तरफ अब हम आ रहे हैं, ये हमारे पास है जी evaluating the impact of social programs। सोशल प्रोग्राम की इवेल्यूएशन हम लोग करने लगे हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान में इसमें वो जो साफ पानी की स्कीमें हैं या जो हेल्थ केयर की स्कीमें हैं वो भी बड़ी अनाउंस हुई हैं, तो उन पर भी कुछ हद तक अमल दरामद होता नज़र आता है। लेकिन आम तौर पे यहाँ हेल्थ की कोई सूरत बुरी है, क्योंकि जो एलीट क्लास है वो अपने इलाज के लिए बाहर चली जाती है। तो एलीट क्लास जो असेंबलीज में होती है वो फिर इस चीज़ की तरफ देखती नहीं कि इसको आपने कैसे कैरी ऑन करना है। तो उनकी चूँकि प्रायोरिटीज इसमें शामिल नहीं है, तो जब तक प्रायोरिटी एक बंदे की शामिल नहीं होती तो वो इसको फिर उतनी तवज्जो नहीं दे पाता जितनी कि आम आदमी देनी चाहिए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम any variety of governmental program designed to protect citizens from the economic risks and insecurities of life. The most common type of our program provide benefit to the elderly or retired people or the sick or invalid, dependent survivors, mothers, the unemployed, the work injured, and families. Methods of financing, administration, and the scope of coverage and benefit vary widely according to the countries. अब उन्होंने बताया कि जो हमारी क्लास है रिटायर हो चुकी है, उनके पास जॉब्स नहीं है, वो रिटायर हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्किंग लाइफ, नाउ दे आर रिटायर्ड, नाउ दे आर एंजॉयिंग द रिटायर्ड लाइफ, या एल्डरली बूढ़े हो चुके हैं, या वो सिक हैं, बीमार हैं, या वो नकारा हो चुके हैं, इनवैलिड हैं कोई इंजरी के नतीजे में, या डिपेंडेंट सर्वाइवर हैं, या अगर कोई बंदा डेथ होगी तो उसके जो पीछे छोटे बच्चे हैं, या उसकी विडोज जो हैं, इन सब के लिए, या जो बेरोजगार हैं, या जो काम के दौरान इंजर हुए, या जो फैमिलीज जिनका कोई हेड नहीं है, जिनको को कैरी ऑन करने का कोई प्रॉब्लम हल नहीं उनका नजर आता, तो इन सारे मामला को फिर कैसे आपने कैरी ऑन करना है, इनको कैसे वेलफेयर देनी है, इसके लिए आपको सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लाने होंगे। ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी। मैं और आप कैरी ऑन नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है इसके ऊपर, वो काम करे और इसको सबको सामने लेकर आए। आगे आता है जी, फिर उसने यहाँ पर जर्मनी की एग्जांपल दी है, फिर उसके बाद उसने हमें एग्जांपल दी है किसी और कंट्री की। The earliest modern social welfare laws were enacted in Germany in 1980s. As similar programs were adopted in other countries, the trend has been towards more comprehensive coverage in terms of both eligibility requirement and the nature of risk insured against. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हर साल हमारे गर्मी में देखने में आता है, इन दी विंटर सीजन, इन दी रेनी सीजन, कि यहाँ फ्लड्स बहुत ज़्यादा। तो फ्लड्स के नतीजे में गवर्नमेंट को चाहिए कि जितना भी उनका माल डंगर और उसके बाद उनकी फसलें खराब हो जाती हैं फार्मर्स ये कल्टीवेटर की, तो उसके लिए आपको क्रॉप इंश्योरेंस की ज़रूरत है। इसका ट्रेंड देखें, या दूसरे जो हमारे इलाका जाता है वहाँ पर जलजले या इसकी नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को आपने कैसे सॉल्व करना है। नेचुरल कैलेमिटीज के नतीजे में जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है, जलजले आए हैं या कोई और प्रॉब्लम हुई है अर्थक्वेक के नतीजे में, तो उनकी अपने अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इस काम के लिए हर मुल्क ने कुछ ना कुछ वेलफेयर प्रोग्राम चलाए होते हैं। सबसे पहले उसने बताया कि इट वाज स्टार्टेड इन जर्मनी, जर्मनी में इसका काम शुरू हुआ था। A floor of minimum protection has come to be viewed as one of the government general responsibility with respect to specific risk, and in many countries the consensus holds that public responsibility towards all those unable to care for themselves for whatever reason.
In this view, as social welfare is extended and received as a matter of right rather than as a matter of need. तो यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है कि ज़रूरत के वक्त नहीं, इसको लोगों को भी चाहिए कि वो अपने अपने कामों की तरफ तवज्जो दें, जो काम वो कर सकते हैं वो काम अपना करें और उसके बाद इसको एक नॉर्मल राइट के तौर पे ना लें कि जनाब ये मेरा हक है, मैं ये कागज ले लूँगा तो बेनिफिट तो अब मैं कोई काम ही नहीं करूँगा। नो, आप ये देखिए कि जिनको ज़रूरत है वो लोग तो इससे बेनिफिट इसके बेनिफिशियरी हों, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनको प्रॉब्लम है, जिनके लिए ये मसला है, नहीं है, वो तो अपना कम से कम मिनिमम अलाउंस की बजाय अपने काम की तरफ तवज्जो दें, अपनी जॉब करें, अपना कोई एम्प्लॉयमेंट सोर्स यूज़ करें। तो दोनों सूरतों में ही ये कुछ लोगों की ओपिनियन है कि ये ज़रूरतमंदों तक महदूद होना चाहिए और कुछ का मतलब है कि ये सोशल राइट है और हर एक को मिलना चाहिए। तो हम इसमें ज़्यादा बहस नहीं करते, लेट इट लीड टू दी कंडीशंस ऑफ द कंट्री। मुल्क के हालात के मुताबिक हम इसको छोड़ते हैं और फिर गवर्नमेंटल लॉज के मुताबिक इसको छोड़ते हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या लॉ लाती है, क्या कानून लाती है गवर्नमेंट इसके लिए, हुकूमत के पास क्या कानून है इस काम के लिए, गवर्नमेंट इसका क्या बेहतरी करती है। तो अगर गवर्नमेंट इसकी बेहतरी के लिए वो काम करती है तो दोनों सूरतों में ये लोगों का तो बहरहाल बेनिफिट है ही, लोगों को तो इसका फ़ायदा है ही। तो लोगों के वेलफेयर के लिए ये प्रोग्राम जिस हद तक हो सकें जारी होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल केयर प्रोग्राम। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा इलाज ही है, फूड और शेल्टर से भी महंगा इलाज ही है। देयर आर न्यूमरस डिजीजेस और रिसेंटली कोरोना वायरस हैज मेड इट क्लियर फॉर एवरी कंट्री दैट फॉर गॉड सेक प्लीज इन्वेस्ट ऑन हेल्थ, please invest on health. No vaccine has yet been discovered yet invented for the cure of coronavirus. Or in Pakistan, we have more than 200,000 patients and a highest death rate in the world in the United States and then in Italy, then in Iran and then in China. इन ममालक में हाई है पर्टिकुलरली इन यूरोप। तो इन ममालक में हमने हेल्थ केयर की जो देखे, जो डेवलप कंट्री थे वहाँ पर भी लोग हेल्थ केयर के नतीजे में मरे हैं, उनकी बॉडीज को बाहर फेंक दिया गया और उनकी तदफीन नहीं हो सकी। लोगों के पास कोई इसके बचाव का तरीका नहीं था, पर्टिकुलरली द पीपल रिजाइडिंग इन एल्डरली हाउसेज, वहाँ पर उनकी कोई हेल्थ केयर का कोई भी इलाज का कोई भी तरीकाकार नहीं था, तो बहुत सारे लोग मरे। दीज आर दी most complex and controversial welfare of the and security program. Benefits may include identification and indemnification for lost wages, in addition to medical treatment. Coverage ranges from universal down to only those employed by participating employers. Financing may be contributory or governmental dependent. In each case, the method of providing the services in a given country. दोनों सूरतें वो कहता है कि या गवर्नमेंट या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, यानी जैसे बैंक्स वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर इसकी पेमेंट करें, फाइनेंसिंग करें, तो इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोग्राम मुल्क में तकरीबन इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इस वक्त पाकिस्तान में। तो जो बेरोजगार हो जाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ कोरोना वायरस, तो ये अनएम्प्लॉयड लोग फिर सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो कैसे, उनके पास जॉब्स नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास उतने पैसे नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गई है कि चलो तो थोड़ा बहुत जो जो कर रहे हैं या अपना रोजगार कमा रहे हैं उसको हम कम्प्लीटली बैन ना करें। These are the common industrialized countries, less so in the developed countries. जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं उनमें ये ज़्यादा है और जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ ये ज़्यादा है। डेवलपिंग इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बहुत थोड़े से होते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड ही होते हैं, तो बहरहाल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो एक इकोनॉमिक रिस्क तो है। They usually provide 50 to 75% of the base rate wages to workers who are non-employed and have become unemployed through
वो कहते हैं उसको बेच कर 50 से 75% देते हैं, जैसा कि अभी सऊदी अरब ने भी किया। सऊदीयन गवर्नमेंट ने भी जो लोग बेरोजगार थे उनको उनकी हाफ सैलरीज की पेमेंट की जाती रही है, और कुछ को 75%, कुछ को 80% भी पेमेंट की गई है। फैमिली अलाउंस बेनिफिट्स, अब जो फैमिलीज इस नतीजे में जिनको सफरेंस आई है उनको आप कैसे डील करेंगे भाई? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एहसास प्रोग्राम शुरू किया। इसमें उन्होंने एक ऐप आउट ऑन की कि आप लोग हमें 88 77 88 77 या वो 87 77 पे आप हमें करें अपना आईडी कार्ड सेंड। हम उसको कुछ फिल्टर के साथ, जो फिल्टर उनके पास अवेलेबल थे इन द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और उसके बाद नादरा में नेशनल डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में, तो नेशनल डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास जो कंस्टेंट थे उनको लगा के उन्होंने 12,000 पर पर्सन जो है पेमेंट की है। जब 12,000 पर पर्सन पेमेंट की है तो इसके हिसाब से लोगों में तकरीबन अब तक तकरीबन आप कह लें वो 80 अरब रुपए के फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और उससे तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब फैमिलीज ने फ़ायदा उठाया, लोगों की हेल्प की गई, फैमिली अलाउंस दिए गवर्नमेंट ने। ये ईद के करीब भी, और अभी ये प्रोग्राम जारी है और अभी भी ये लोगों को प्रोग्राम में के तहत पैसे मिल रहे हैं। कुछ पहले उन्होंने कैटेगरीज की कि विडोज, फिर उसके बाद जनाब गरीब लोग, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयड, फिर उसके बाद ताजर, फिर उसके बाद जनाब जिनका कोई रोजगार नहीं था वो सब लोग 12-12 हज़ार उन्होंने गवर्नमेंट से लिए। इस तरह की बेनिफिट गवर्नमेंट को अपने लोगों को देने होंगे। वर्क इंजरी कंपनसेशन, जो लोग काम करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, अगर खुदा न खास्ता उनको ऑन जॉब कोई इंजरी हो जाती है तो उसको के लिए पाकिस्तान में वर्कर कंपनसेशन एक्ट मौजूद है, उसके तहत उसको हम जो है वो रिस्क कवर कर लेते हैं। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये कानून मौजूद है। इसके तहत जो बंदे का राइट हैंड कट जाता है खुदा न खास्ता, तो हम उसे कहते हैं कि वो 100% डिसेबिलिटी है। अगर राइट हैंड का कुछ इंद्रियां कट जाती हैं तो हम कहते हैं 80% डिसेबिलिटी। वो डिफाइन है लॉ में, उसके मुताबिक वो सारा का सारा जिसका कंपनसेशन है उनको पे कर दिया जाता है, वो उसके मुताबिक उन सारे मामलों को देख लेते हैं। इसमें बेज रेट का कोई 50 to 75% उनको मिलता है। 100% डिबिलिटी या खुदा न खास्ता किसी की आंखें चली गई हैं, अगर किसी की दोनों टांगें चली गई हैं, दोनों हाथ चले गए हैं, तो ये 100% डिसेबिलिटी होगा। या अगर किसी को और प्रॉब्लम होगी, खुदा न खास्ता ऑन जॉब डेथ होती है, तो फिर उस ऑन जॉब डेथ के नतीजे में भी आप उनको और उनकी फैमिलीज को कंपनसेट करने के लिए आती हैं, और ये गवर्नमेंट कानून के मुताबिक उनको पेमेंट होती है। ये सारे किस्म के सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम। अब आती है पब्लिक असिस्टेंस। तो तमाम आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक असिस्टेंस के प्रोग्राम जारी करती है। ये डिस्ट्रीब्यूशंस के ज़रिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें ब्लाइंड भी आएंगे, इसमें डिसेबल भी आएंगे, और जो जिन लोगों को बेनिफिट नहीं कवर हो सका डिसेबल्स का गवर्नमेंट कंपनसेशन एक्ट के तहत, वो भी इसमें आएंगे। उन सबको गवर्नमेंट जो है उनको और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को गवर्नमेंट इसमें से पेमेंट कर देती है। दिस इज अ रेजिडेंट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड assistant to the various classes of needy person not covered by other programs. Typically, the class of beneficiaries include the age not covered by the employment related programs mentioned above, the blind। वही बात मैंने पहले की कि जो इसके तहत कवर नहीं थे, अब उनको आपने ये फैमिलीज को पेमेंट करनी है। वेलफेयर इन नेक्स्ट मिलीनियम, ये चूँकि हमारे जो नेक्स्ट जो हैं मामलात, उनमें हम ये देखते हैं कि भाई अगली जो हमारी डिकेड है उसके अंदर, या जो मिलीनियम है उसके अंदर इसकी क्या सूरत हाल होगी, उसके तहत आप इसको कैसे कवर अप कर पाएंगे, कैसे सारे मामलों को देख पाएंगे। तो इसमें अमेरिका में 1996 में लॉज में इम्प्रूवमेंट की गई है। हम चूँकि पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी सास प्रोग्राम है। इससे पिछली गवर्नमेंट ने भी गरीबों को पेमेंट की थी। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ जाती थी फ्लड्स के नतीजे में, या जिन लोगों को प्रॉब्लम आ जाती थी अर्थक्वेक के नतीजे में, गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है, उनकी सारी तरफ उनको पेमेंट की जाती है, और उसके बाद उनके क्रॉप या जो ज़मीन वगैरह लॉस्ट हो जाती है उस सब की आप उसको पेमेंट करते हैं। दी वेलफेयर रिफॉर्म्स लॉ ऑफ कम्प्लीटली ओवरहाल्ड, और इसमें वो कहता है
लो इनकम ग्रुप को भी शामिल किया गया है। हमारे मुल्क में भी लो इनकम ग्रुप को शामिल कर रहे हैं। इसमें बेनज़ीर प्रोग्राम, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा है, एहसास प्रोग्राम चल रहा है, अभी यूथ प्रोग्राम आया है। गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम ला रही है और उसको चला रही है। नाम कोई भी हो, लेकिन ये कि इसके ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी साहब, इसमें इसका थोड़ा जायज़ा लें हम कि इसको अगर हम रिव्यू करते हैं तो इसकी क्या सारी सूरत हाल है, इस सारे मामले को हम कैसे देख सकते हैं और इस सारे मामले को हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। अब उसमें भी बताता है कि डिफरेंट ब्लॉक्स में आप सारे मामले को सेटल आउट करें। इन ग्रांट्स को नंबर वन देखें कि वर्क रिक्वायरमेंट क्या है, वेलफेयर जो स्कीम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद वेलफेयर टाइम लिमिट क्या है, सैंक्शन क्या है, एग्जम्पशंस क्या है, मैरिज प्रमोशंस क्या है, फैमिली कैपेबिलिटीज़ क्या है, और उसके बाद जो इसके साथ मुतल्लका प्रोग्राम है, फूड स्टैम्प प्रोग्राम है, उसके बाद मेडिकेड प्रोग्राम है, चाइल्ड केयर प्रोग्राम है। इसकी तरफ इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर ये सारा काम आपने करना है तो इसमें एक चीज़ है कि जो शफाफियत है वो लाई जानी बड़ी ज़रूरी है। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने नॉन पॉलिटिकल क्लेम किया और हमने देखा भी, वर्ल्ड की डिफरेंट एजेंसीज ने भी इसको देखा कि उन्होंने आईडी कार्ड के तहत किसी भी बंदे को इसकी पेमेंट की है जो डिजर्व करता है। इसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल मुदाखलत नहीं थी कि जनाब किसी एमएनए एमपी या सेनेटर की नो मुदाखलत पे नहीं। लोगों ने पर्सनली अपने वहाँ से किया है, स्मार्टफोन से गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड, और उस स्मार्टफोन के रिस्पॉन्ड के नतीजे में गवर्नमेंट ने उनका डाटा लिया और उनके लिए मुख्तलिफ यूनिट बना दिए हैं और बैंक्स बना दिए हैं, और उसके बाद वेलफेयर के सेंटर बनाए कि जहाँ से उन लोगों को कैश पेमेंट हुई है 12,000। फ्यू कंप्लेंट्स फॉर देयर कि कुछ सिंध में और कुछ पंजाब में भी, या कुछ गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट में, एक दो फैसलाबाद में भी थी। तो लोगों ने वजीर आजम पोर्टल पे उन कंप्लेंट्स को किया। तो मैंने खुद वहाँ देखा कि एहसास प्रोग्राम में कि इमीडिएटली एक्शन वाज टेकन और डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज देयर, और उसने लुक आफ्टर किया, जो बंदे इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया एंड दे वर एप्रीहेंडेड, उनको सजाएं दी गई एंड दे आर फेसिंग द ट्रायल ऑफ पुलिस एंड कोर्ट, उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं। तो गवर्नमेंट ने बड़ी सफाई के साथ, शफाफियत के साथ ये काम किए और उसके बाद इसके मुताबिक उन लोगों को वेलफेयर प्रोग्राम जो थे वो के तहत लोगों को पेमेंट की गई। कोई इसमें डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे नहीं मिली, कोई इसमें ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मिली। अगर पासवर्ड लोगों को मिल गए थे, पासवर्ड उन्होंने लोगों ने वहां शो किए, वहां नादरा वालों ने वो स्मार्ट मशीन रखी थी जिसके जरिए थंब रीडर जो थे वो आपका डाटा रीड करते थे और आपका कोड मिलाया जाता था। अगर वो पासवर्ड आपका जो आपको रिसीव हुआ है आपके मोबाइल पे और जो वो जनरेट हुआ था, अगर वो दोनों मैच करते थे तो आपको इमीडिएटली पेमेंट हो जाती थी। और इसमें एक चीज़ बड़ी थी, चूंकि कोरोना स्प्रेड था तो उन्होंने एसओपी फॉलो किए हुए थे। तकरीबन 3-3 मीटर के फासले पे दायरे लगे हुए थे, वेयर द पीपल वर स्टैंडिंग फॉर एंड वेटिंग फॉर देयर टाइम। तो इसमें कोरोना वायरस को भी मद्देनजर रखा गया, तो उस चीज़ के तहत एसओपी के तहत गवर्नमेंट ने इसमें पेमेंट की। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने काम किया ये, इसमें चूंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी इसमें शामिल थी और इसको सारे 3-4-5-6 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ऐड कर रहे थे, तो इसलिए इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, बड़े इदारों के पार्टिसिपेशन की वजह से इसमें कोई वो डिस्क्रिपेंसी नहीं देखने में आई, और बल्कि इस पे सारी की सारी गवर्नमेंट ने जो था वो बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। एंड पीपल आर वेरी हैप्पी टू हैव एट द एंड ऑफ द डे टू हैव 12,000 समथिंग दैट। अब इसके बाद इसमें कुछ एथिकल क्रिटिक्स हैं, वो उनकी तरफ क्या तो लगी है, पाकिस्तान में हमारे कोई इतने इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि जिन मुल्कों में ये थे उन्होंने को भी टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं यही, एंड ऑफ द लेक्चर मैं यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक। जो चीज़ आप डाउनलोड करना चाहें सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वहाँ से ये वीडियोज़ आपके पास मौजूद हैं, यू कैन डाउनलोड। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम।